तो नेक्स्ट पे जाते रहेंगे। हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं फिर? जैसे कि आप लोग का एग्जाम बहुत करीब आ चुका है, सीजीएल वाला, एपीएसएसबी सीजीएल का। एपीएसएसबी एपीएसएसबी सीजीएल का जो 2025 वाला एग्जाम है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा दिन नहीं है। जैसे आप लोग को मालूम होगा 15 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए हम लोगों ने जो मॉक टेस्ट का सीरीज शुरू किया था, ठीक है, मॉक टेस्ट का सीरीज शुरू किया था, तो उसमें से एक मॉक टेस्ट हमने पहले ही आप लोग के साथ डिस्कस कर लिया था। दिस इज द सेकंड मॉक टेस्ट एंड स्पेशली विल बी डिस्कसिंग द मैथ्स पार्ट। ठीक है ना, स्पेशली विल बी डिस्कसिंग द मैथ्स पार्ट। जैसे कि द फर्स्ट क्वेश्चन विल सी, द क्वेश्चन इज -4/5 ना मल्टीप्लाई, देन इट इज 3/7, देन इट इज 15/16, देन इट इज -14/9। वी हैव बीन आस्क्ड कि इसका कैलकुलेशन क्या होगा, कैंसलेशन क्या होगा ना, इफ यू कैन से। ठीक है ना, बीच में क्या मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स वी कैन कैंसल। ठीक है ना, वी कैन कैंसल। हाउ यू कैन कैंसल? इफ यू विल सी दिस 5, 5 1 the 5, and 5 3 the how much 15, right? And 4 1 the 4, 4 4 the how much 16, right? तो ये 7 1 the 7, 7 2 the how much 14। ठीक है, 3 1 the 3, 3 3 the 9, this one 3, this one 3 cancel, 2 1 the 2, 2 2 the 4। जैसे कि आपको मालूम है कि जब भी हम लोग कैंसलेशन करते हैं कि न्यूमरेटर का नंबर और डेनोमिनेटर का नंबर कैंसलेशन हो सकते हैं। कैंसलेशन का मतलब होता है डिवाइड, तो हमने यहाँ पे डिवाइड किया, राइट? तो होने के बाद आप यहाँ पे नोटिस कर पाएंगे कि व्हाट आर द नंबर्स लेफ्ट इन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में आपको ये क्या क्या नंबर दिखेगा, ये वन है, ये वन है, ये वन है, ये वन है। तो न्यूमरेटर इज ऑल अबाउट वन, राइट? वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन इज ऑब्वियसली विल गिव अस वन। एंड डेनोमिनेटर में आप देखें तो वन, वन, टू, एंड यहाँ पे भी वन। तो वन इंटू टू इंटू वन। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे एक माइनस साइन था, यहाँ पे एक माइनस साइन था। तो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस और माइनस भी क्या हो जाएगा, कैंसल। तो अल्टीमेटली द फाइनल आंसर इज 1/2 ना, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस ऑल वन विल गिव अस वन। वन इंटू वन, वन इंटू टू, टू। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप देख पाएंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, वी हैव बीन आस्क्ड कि सम, वी हैव बीन आस्क्ड सम ऑफ रेशनल नंबर -5/16 प्लस 7/12। इन दोनों का सम चाहिए ना। सम के लिए आपको एक बात जरूर मालूम होगा कि जब हम लोग का रेशनल नंबर का या फिर फ्रैक्शन का, जब रेशनल नंबर का या फिर फ्रैक्शन का प्लस या फिर माइनस करते हैं, तो जो डेनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए। और डेनोमिनेटर सेम नहीं होने से हम लोग एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेके सेम बनाते हैं, राइट? इसका एलसीएम लेते हैं, डेनोमिनेटर्स का। क्यों लेते हैं? डेनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए। तो यहाँ पे देख पाएंगे ये 16 डेनोमिनेटर, ये 12 डेनोमिनेटर। तो 16 और 12 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे या तो कितना देखने को मिलेगा, दोनों किससे डिवाइड होता है, 4 से। 4 4 3, 12 48। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम मिला 48। तो 48 मिला, तो इन दैट केस यहाँ पे डिनोमिनेटर 16, 16 के साथ तो 48 ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम इज 48। 16 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 48 मिलता है, 3। तो न्यूमरेटर में भी 5 के साथ भी तो 3 मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज वी नीड हाउ मच, 48। हमें चाहिए 48, तो इधर 3 मल्टीप्लाई होने से यहाँ पे भी 3। सिमिलरली 12 के साथ आप देखेंगे 4 मल्टीप्लाई करने से 40, तो यहाँ पे भी 4। तो 7 इंटू 4, राइट? 7 इंटू 4। तो क्या बन रहा है फिर, -5 इंटू 3 -15 प्लस 7 इंटू 4 हाउ मच, 28/12 बाई 48, बाई 48, बाई 48।
तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 2m माइनस 15 प्लस 28, तो 28 माइनस 15 इज 13 बाय डिनोमिनेटर 48। तो दिस इज द आंसर। आंसर में ऑप्शन में है कि नहीं? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 13/48। ठीक है, 13/48। ठीक है, चलिए विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ two rational number is -8 and one of the number is -15/7, find the other number। तो सम ऑफ टू रेशनल नंबर आप क्लियरली देख पाएंगे, तो दो रेशनल नंबर। ठीक है, दो रेशनल नंबर को प्लस करने से कितना सम बोला है, सम। उनमें से वन ऑफ द नंबर इज -15/7, तो इन दोनों नंबर में से किसी एक का वैल्यू कितना है? -15/7। तो हम लोग इसको मान लेते हैं -15/7, वन ऑफ द नंबर बोला, तो दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं। और सेकंड वाला रेशनल नंबर इज मिसिंग, जिसको हमें बोला है फाइंड द अदर नंबर। तो बेसिकली जो बेसिक रूल है आप लोग को मालूम होगा कि किसी को अगर फाइंड करना हो, जैसे कि यहाँ पे इस रेशनल नंबर को फाइंड करना है, तो दैट मीन्स ये अकेला होना चाहिए और बाकी रेशनल नंबर को दूसरी तरफ आप शिफ्ट कर ले। तो शिफ्ट कर लेने से क्या हो रहा है कि ये जो रेशनल नंबर आपको निकालना है, तो इस तरफ कौन था? -8 था, और यहाँ से आपको किसने शिफ्ट किया? -15/7 को, तो माइनस है। तो माइनस होने से जब इसको आप शिफ्ट करेंगे तो ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस, राइट, +15/7। तो यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा ना। यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में देख पाएंगे कि इसका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो वन है। तो किसी का डिनोमिनेटर वन होने से आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई कर सकते हैं, 1 × 7, राइट, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, -8 × 7 प्लस 1 × 15। क्या बनेगा? -8 × 7 क्या बनता है? 8 × 7 56, तो माइनस है तो -56 प्लस 15/7, तो दैट विल बी हाउ मच? 56 -15, और ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में, तो 41, वो भी नेगेटिव, -41/7, -41/7 है कि नहीं ऑप्शन में? यस, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, कहीं पे भी कुछ दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बात बताइएगा आप लोग। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको सीजीएल में देखने को मिलेंगे, जो अपकमिंग एग्जाम है, या फिर सीजीएल बोल के नहीं, आप एपीएसएसबी का कोई भी एग्जाम देंगे, सीएचएसएल, कांस्टेबल, सीजीएल, या फिर कोई एमटीएस, आप कोई भी एग्जाम दे, आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सो ध्यान से देखिएगा, ये अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इफ 24 trousers of equal size can be prepared in 54 meter of cloth, then what is the cloth required for each trouser? क्या बोला है कि 24 trousers can be prepared in 54 meter of cloth। इन शॉर्ट 24 trousers को बनाने के लिए 54 मीटर का क्या चाहिए? क्लॉथ चाहिए। हमें बोला कि व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच ट्राउजर, तो एक ट्राउजर बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए बोला। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, जब आपका 24 ट्राउजर बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ दिया हुआ है, तो आपको एक का वैल्यू निकालने के लिए 24 को इस तरफ लाने से क्या बन जाएगा? डिवाइड, सिंपल से हिसाब है कि नहीं? तो सिंपल, क्योंकि 24 24 क्लॉथ या फिर 24 ट्राउजर बनाने के लिए अगर 54 मीटर कपड़ा चाहिए होगा, तो एक ट्राउजर के लिए ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे ना। तो डिवाइड करने से इसका आंसर क्या बनेगा? दोनों इससे डिवाइड होगा, अगर आप 4 से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड कीजिए 27, 2 से डिवाइड करें तो 12, 3 से डिवाइड करें तो 9, 3 से डिवाइड करें तो 4। तो कितना चाहिए कपड़ा? 9/4 मीटर। किसके लिए चाहिए? एक ट्राउजर के लिए। ठीक है, एक ट्राउजर के लिए, है कि नहीं ऑप्शन में? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फिर। यहाँ पे क्या बोला सॉल्व करने का? 2x का लिखा हुआ, 2x -1 बाई, दिस वन इज बाई
दिस वन इज बाय 3x माइनस 2, जिसका वैल्यू क्या दिया हुआ 10/9। सॉल्व नाउ, व्हेनेवर इट इज रिटर्न सॉल्व, इसका मतलब हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है, सॉल्व करना है। दोनों तरफ फ्रैक्शन है, दोनों तरफ फ्रैक्शन है, तो दोनों तरफ फ्रैक्शन होने से हमेशा क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों तरफ फ्रैक्शन होने से हमेशा क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हमने किया तो ये जो 9 है, तो 9 जाके किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x-1। तो 2x-1 को ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा नंबर जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अकेला नंबर होने से कोई दिक्कत नहीं है, बट एक से ज्यादा नंबर होने से आप हमेशा कोशिश करना है कि ब्रैकेट में रखा जाए, मिस्टेक कम होगा, तो गलतियां कम होगा। बीच में इक्वल साइन, और 10 विल गो एंड मल्टीप्लाई विथ 10 इंटू 3x-2, राइट। अभी जो 9 है ये क्या होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली जो 10 है ये भी क्या होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 9 इंटू 2 हाउ मच, 9 इंटू 2 18, साथ में x, बीच में क्या साइन है, माइनस, तो माइनस 9 इंटू 9, 1 के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, 9 इंटू 1 9। सिमिलरली 10 इंटू 3 30, x माइनस 10 इंटू 2 20। तो बेसिक रूल क्या कहता है कि वेरिएबल को एक तरफ लेके जाइए, नंबर को दूसरी तरफ लेके आइए, और छोटा वेरिएबल को बड़ा वेरिएबल के पास लेके जाइए, कैलकुलेशन करने में आसान होगा। तो इस तरफ 9 इज लेफ्ट आउट, और इधर से -20 को लाएंगे तो +20, और यहाँ पे 30x, और इस तरफ से 18 को भेजेंगे तो -18x। ठीक है, तो -9 +20 हाउ मच, 11, इक्वल टू 30 - 18 हाउ मच, 12x। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज, x के साथ 12 मल्टीप्लाई, 12 इस तरफ आएगा तो 11/12। 11/12 ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन में नहीं है ना। इफ अगर 11/12 ऑप्शन में नहीं है तो इसका नियर बाई 11/12 का नियर बाई कौन है, यहाँ पे नियर बाई सबसे नजदीक कौन है, 1 है, तो इस केस में 1 को मान के चलना होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था 11/12। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में नहीं है तो उसका जो नियर बाई आंसर होगा, जो सबसे नजदीक होगा, उसको हमें करेक्ट मान के चलना है। ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सॉल्व, क्या लिखा हुआ है, 17 2 - x -5 x + 12 इक्वल टू 8 5 1 -7x, राइट। तो क्या होगा, 17 इन दोनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई 17 इंटू 2 34, इसमें माइनस माइनस 17 इंटू x, 17 इंटू x, 17x माइनस 5 इंटू x 5x, माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 12 60, 8/1 - 7x। यहाँ पे नंबर नंबर को देखिए, और वेरिएबल वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल। तो 34 - 60 कितना हो जाएगा, दिस विल बी -26 -22x इक्वल टू, ये पर ब्रैकेट अगर ऐसा होता, 8 इंटू 1 - 7x, तो ये 8 - 56x, ये ऐसा होना चाहिए था। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अभी के लिए ऐसे रखूँ, क्योंकि ये ब्रैकेट ये बाय नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार देखते हैं, अगर ऐसा टाइप का सिचुएशन होगा तो यहाँ पे क्या बैठेगा, 8 - 56x, इसको इस तरफ लाते हैं, इसको इस तरफ लेके जाते हैं, तो -22x प्लस 56x इक्वल टू 8 + 26, फोर 34x, 34x इक्वल टू 34/34 इज 1। तो यहाँ पे ये वाला नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या बनेगा, 8 इंटू 1 - 7x, तो हमें आंसर 1 मिलता है।
इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, वहां से नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ध्यान देने वाली बात है क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ, एनी साइड ऑफ a polygon with a common endpoints are called the adjacent side of the, एनी साइड, कोई अगर आप ट्राइंगल को नोटिस करें ना, कोई भी दो कॉमन, कोई भी दो साइड को, एनी साइड ऑफ ए पॉलीगन विथ कॉमन एंड पॉइंट, अगर आप दोनों साइड का इस तरफ से आए, दोनों साइड अगर यहाँ पे भी आए या फिर यहाँ पे भी आए, तो आपको दोनों सेम एंड पॉइंट से आते हुए दिखेंगे। इसके एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड एज एडजेसेंट साइड, कॉमन एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड एज एडजेसेंट साइड। तो कॉमन एंड पॉइंट्स आके ये दोनों एडजेसेंट साइड ही तो कहते हैं। अब बाकी केसेस में अगर देखेंगे, आप सपोज हेक्सागन में देखिए, हेक्सागन में आप यहाँ से कॉमन एंड पॉइंट्स तो आ रहा है, तो वो दोनों एडजेसेंट साइड। पॉलीगन, एनी साइड ऑफ ए पॉलीगन कॉमन एंड पॉइंट्स इज ट्राइंगल, ठीक है, इट इज ट्राइंगल। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ द कार इज 1,60,000 द करेंट ईयर, इट डिप्रिसिएटेड, डिप्रिसिएटेड का मतलब क्या होता है, डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज 5% पर एनम, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए कार 3 years फ्रॉम नाउ। तो डिक्रीज देखिए, जब भी कोई भी चीज डिक्रीज होता है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि प्राइस ना, जो भी प्राइस या फिर फाइनल वैल्यू, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, फाइनल वैल्यू प्राइस नाउ, अभी क्या प्राइस है उसका मतलब, अगर डिक्रीज होता है उसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, 100 - डिक्रीज परसेंटेज बाय 100। और सेम डिक्रीज, अगर रेट ऑफ डिक्रीज सेम रहता है, अगर रेट ऑफ डिक्रीज सेम रहता है, तो इन दैट केस हम लोग यहाँ पे पावर में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। तो उस हिसाब से अब आज का डेट में प्राइस कितना है, 1,60,000, ठीक है। फिर 100 - 100 हाउ मच इट इज डिक्रीजिंग, 5%, तो 100 - 5 by 100। और थ्री किस लिए लिखते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, अगर कंफ्यूज हो रहा है तो, क्योंकि 3 बार डिक्रीज, 3 साल डिक्रीज होगा तो 3 बार लिखेंगे, 2 साल डिक्रीज होगा तो 2 बार लिखेंगे, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो क्या बन रहा है फिर, 1,60,000 इंटू 95/100, 95/100, 95/100, 1 0 2 0, 1 0 2 0, 1 0 दूसरा जीरो, 1 0 दूसरा जीरो, ठीक है। 5 से कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल करेंगे, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 25, ठीक है, 25 5, ये हो गया 19, ये हो गया 5, ये हो गया 19। क्या क्या बचा हुआ है, 4 × 95 × 19 × 19, ठीक है। तो 4 × 95 अगर आप करते हैं तो कितना आएगा, 380, ठीक है, 380, 19 × 90, 361। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 380, 361 एंड 38 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 848, 4, 24, 28 एंड 3, 18, 9, 10, 8, 7, 6, 3, 1, 3, लास्ट में जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे जीरो था। 136, 137, depreciated 5% per annum, 95/20। कैलकुलेशन सही है कि नहीं वो देख लीजिए। 19, 19, 361, 388, 48, 4 left, 24 plus for 28, 3, 18, 9, 10, 8, 7, 6, 2, 3। तो ये आंसर मिल रहा है, ठीक है, अभी के लिए 136,780 ये आंसर होगा।
इसका नियर बाय कौन सा है ये, क्योंकि अभी कभी कभी थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाता है मॉक टेस्ट वाला क्वेश्चंस में। यहाँ पे कैलकुलेशन करेक्ट है, ठीक है, तो आप कैलकुलेशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फिर। The HCF of two number is 8 and their LCM is 2520 is one of the number is 56 and the other। HCF कितना है? HCF is 8। HCF is 8। HCF is 8, LCM 2520, one number is 56, फाइन अदर। तो आपको एक बात, जब भी किसी भी क्वेश्चन में एचसीएफ एलसीएम और नंबर रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है उसमें हमेशा एक फॉर्मूला यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इज ए इंटू बी। ए और बी क्या है? नंबर्स। और कोई भी दो नंबर ए और बी जिसका एलसीएम को और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया तो उन्हीं दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर मिलता है। ठीक है, उन्हीं दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट के बराबर मिलता है। क्या मतलब है? जैसे कि इस क्वेश्चन में एलसीएम कितना दिया? 2520, राइट। एचसीएफ कितना दिया? 8। ए इंटू बी नंबर्स, तो वन नंबर दिया हुआ है ना 56, और बी हम लोग क्या मान लेंगे? बी को अदर नंबर। ठीक है, बी को क्या मान लेंगे? अदर नंबर। तो 50 अदर नंबर निकालने के लिए 56 के साथ क्या हो रहा है? बी मल्टीप्लाई, तो इस तरफ लाएंगे तो डिवाइड। तो क्या बनेगा? 2520 इंटू 8 ऑन डिनोमिनेटर में 56 इक्वल टू बी। 8 वन द 8, 8 सेवन द 56, और 7 के साथ इसको आप कैंसिल करें तो 7 थ्री द 21, 4 7 6 द 42। ठीक है, तो क्या मिल रहा है हमें? 360 इंटू 1 इज बी, मीन बी इज हाउ मच? 360। तो आप देख पाएंगे 360 ऑप्शन में है कि नहीं? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। What is the next question? The ratio of two number is 6:7, HCF is 3, what is the LCM? देखिए, रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन का अप्रोच सिंपल रखना है आप लोग को। जैसे रेशियो कितना है? 6:7, इसका मतलब नंबर्स क्या होगा? जो भी रेशियो है उसके साथ आप वेरिएबल्स ले लेंगे। नंबर क्या हो गया? 6x 7x। तो नंबर 6 इंटू एक्स और दूसरा नंबर है 7 इंटू एक्स, ये दोनों नंबर है। और इन दोनों का आप अगर देखें तो एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन है, व्हाट इज द कॉमन नंबर? एक्स। ठीक है, और इस टाइप का वेरिएबल रेशियो वाला नंबर का जो एलसीएम हम लोग कैसे लिखते हैं? एक्स इंटू एलसीएम ऑफ नंबर्स। एक्स इंटू एलसीएम ऑफ नंबर्स। फिलहाल इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करें एचसीएफ 3 दिया हुआ है, तो एचसीएफ का वैल्यू कितना है? फिर एचसीएफ का वैल्यू हमें मिल चुका है 3, इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना है? 3। हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो व्हाट इज द एलसीएम? एक्स इंटू एलसीएम ऑफ नंबर्स। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? रेशियो का क्वेश्चन में अगर एचसीएफ देता है तो एक्स का वैल्यू ही हमेशा एचसीएफ होता है, आप नोटिस करना। तो एक्स इज 3, और एलसीएम ऑफ नंबर्स, एलसीएम ऑफ नंबर कौन कौन है? 6 and 7, राइट। तो 3 इंटू 6 and 7 का एलसीएम कितना है? 42, इज 126 इज द एलसीएम ऑफ द नंबर्स। 126 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। What it is given? X is to y is 6 is to 5 and y z is to y is 9 is to 25। we've been asked s is to z। ओके, तो आपको जब भी रेशियो रिलेटेड इस टाइप का सिचुएशन मिले आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लीजिए, थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, बेहतर आइडिया मिलेगा। एक्स इज टू वाई इज रिटर्न एज एक्स बाई वाई इज गिवन 6/5 एंड जेड इज टू वाई, तो जेड ऊपर वाई नीचे इज गिवन 9:25, और आपको चाहिए एक्स इज टू जेड। तो आप एक इस टाइप का दो रेशियो होने से ना आप एक चीज ध्यान देना, कॉमन अल्फाबेट पे आप नोटिस करोगे यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है। यहाँ पे वाई का वैल्यू 5, यहाँ पे वाई का वैल्यू 25।
तो जो दोनों y है ना, उन दोनों का वैल्यू को आप सेम बना लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? तब आप रेशियो किसका निकाल सकते हैं, एक्स एस टू वाई एस टू जेड, तीनों को कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो कंबाइन अगर आप कर लेंगे तभी आपको एक्स एस टू जेड का वैल्यू मिल सकता है। यहाँ पे y का वैल्यू आप 5 देखेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू 25 है, तो 5 के साथ अगर आप 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका y का वैल्यू किस में कन्वर्ट हो रहा है फिर 25, और 6 × 5 कितना 30। उस हिसाब से आप देखें अभी जो नया सिचुएशन मिल रहा है जहाँ पे x का वैल्यू कितना मिल गया 30, x कितना मिल गया 30, और y कितना है 25, y कितना है 25। यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे तो y का वैल्यू कितना है 25, तो सेम होना चाहिए बेसिकली। और z कितना है 9, तो आपको x इज टू जेड कितना हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z 9। ये ऑप्शन में है नहीं है, तो इसको ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। आप अगर देखेंगे ये जो 30 है और ये जो 9 है, ये दोनों ही 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 10 द 30 एंड 3 to the 9, दिस इज द रेशियो x is to z। है कि नहीं ऑप्शन में 10:3? यस, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, if 7 person can build a house in 30 days, how long it will take 3 person to build the same house, provided that all work at the same rate? 7 persons ना, 7 लोगों को मिल के 30 डेज चाहिए, तो आपको 3 लोगों को कितना दिन चाहिए बोला। तो लॉजिक क्या कहता है कि 7 लोगों को 30 दिन चाहिए, तो अगर एक आदमी करता तो ज्यादा टाइम लगना था, इसलिए काम है ना। तो एक आदमी करता तो 30 × 7 डेज लगना था। और 3 लोग मिलके कितना दिन कर लेगा, 3 पर्सन मिल, इन शॉर्ट पर्सन डिक्रीज होगा तो डेज इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है, आप रियलाइज करना। और जो काम करने वाला लोग अगर आप इंक्रीज करेंगे तो डेज जो है वो डिक्रीज होगा। यही लॉजिक पे तो काम चलता है ना, कि काम करने वाला लोग ज्यादा होंगे तो टाइम कम चाहिए, काम करने वाला लोग कम हो गया तो टाइम ज्यादा चाहिए। तो अभी अगर 3 पर्सन बना दिया तो जो 1 पर्सन का था तो आप 3 से डिवाइड कर ले, तो ये हो गया 3 10 तो 10 × 7 डेज, 10 × 7 डेज इज हाउ मच, 70 डेज। आंसर इज 70 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है देखिए, द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ 2 kg 2 dozen bananas is rupees 240, and the cost of 18 lemons is 90. Find the ratio of 1 lemon to that of the 1 banana। तो 1 डजन में क्या बोला है, 2 डजन बनाना, 2 डजन बनाना 240, और दूसरा 18 लेमन इज 90। 1 डजन में कितने होते हैं 12, तो 2 डजन का मतलब क्या हो गया 2 × 12 बनाना, है कि नहीं। 2 × 12 बनाने के लिए 240 रुपीज खर्चा किया, मतलब 24, 2 × 12 24 बनाना खरीदने के लिए वो 240 रुपीज खर्चा किया। तो हमें रेशियो किसका पूछा है, 1 लेमन का और 1 बनाना का। तो इन दैट केस हमें 1 लेमन का दाम और 1 बनाना का दाम मालूम होना चाहिए। तो 1 बनाना कितने में लिया उसने, 240/24 मतलब 10 रुपीज में लिया 1 बनाना। ठीक है। और दूसरी तरफ 18 लेमन लिया 90 रुपीज में, 1 लेमन लिया होगा कितने में 90/18, तो 1 लेमन लिया उसने 5 रुपीज में। तो हमें रेशियो किसका चाहिए, 1 लेमन टू दैट ऑफ द 1 बनाना। तो लेमन पहले पूछा, रेशियो किसका पूछा, 1 लेमन टू 1 बनाना। जो पहले लिखा हुआ होगा वो ऊपर होगा, जो सेकंड में लिखा हुआ होगा वो नीचे होगा। 1 लेमन का दाम कितना 5, और 1 बनाना का दाम 10। कैंसिल करेंगे तो 1/2, 5 से 1:2, 1:2 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
A pair of linear equations is consistent then the lines will be। तो कंसिस्टेंट किसको कहते हैं? पहली बात, कंसिस्टेंट कहते हैं जब लाइंस आपस में टच होता है, ये कंसिस्टेंट है या फिर ये भी कंसिस्टेंट है, इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग, इसको कहते हैं कोइंसिडेंट। और ये जो पार्ट है, जो पैरेलल लाइन जो टच नहीं होता, उसको कहते हैं, ये दोनों ही कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये दोनों ही कंसिस्टेंट है। और पैरेलल लाइन को कहते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इसको कहते हैं पैरेलल लाइन को। यहाँ पे आप देखेंगे कंसिस्टेंट बोल रहा है तो लाइंस क्या होना चाहिए? इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। ठीक है, द करेक्ट आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट? तो जब भी कोई भी दो लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री होता है, तब जो इन दोनों का जो स्लोप होता है, अगर स्लोप, इसका स्लोप अगर m1, स्लोप को m1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका स्लोप अगर m2 मान लेते हैं, तो दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करने से -1 होता है। ये रूल है। कब होता है? इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब दोनों का, दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करने से -1 मिलता है। फिलहाल ये जो स्लोप है ना, अगर कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ है, तो अगर पहला वाला पॉइंट x1 y1, सेकंड पॉइंट अगर x2 y2, तो उन दोनों पॉइंट का बीच में जो स्लोप को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये दोनों स्लोप दिया हुआ है। हमें क्या पूछा? स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर टू द लाइन, लाइन का परपेंडिकुलर में मतलब, मान लीजिए कि ये पॉइंट है ना, ये इस लाइन का, इसका स्लोप पूछा है, इसका स्लोप हमें पूछ रहा है। लेकिन ये जो लाइन है, इसका दोनों पॉइंट दिया हुआ है। पहला वाला पॉइंट क्या है? -5 1, और इसका -2 0। तो अगर आप इस लाइन को L1 मान लेते हैं, इस लाइन को आप L2 मान लेते हैं, तो L1 का स्लोप क्या हो जाएगा? आप पहला वाला पॉइंट को x1 y1 ले लीजिए, दूसरा वाला पॉइंट को x2 y2 ले लीजिए, और इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए। क्या बन जाएगा? y2 माइनस y1, 0 - 1, 0 - 1, ये y2, ये y1, और x2 माइनस x1, -2, माइनस माइनस 5, दैट इज -1/3। ठीक है, -1/3 m1, क्योंकि इसका स्लोप m2 था ना। m1 का स्लोप क्या बन रहा है? m1 बन रहा है आपका -1/3। और एज आई सेड, परपेंडिकुलर होने से m1 इंटू m2 इज -1 इफ परपेंडिकुलर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसी का स्लोप पूछ रहा है, इसका स्लोप हमें मालूम चल गया। कितना है इसका स्लोप? m1 दैट इज -1/3। तो -1/3 इंटू m2 इज -1। इसको निकालने के लिए इसको आप दूसरी तरफ भेजिए, 3 ऊपर, -1 नीचे, तो m2 -1 इंटू 3 बाय -1 कैंसल, 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज अबाउट स्लोप। ठीक है, देख लीजिए एक बार। विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, the sum of ages of 5 children born at an interval of 3 years each is 50 years। क्या मतलब है? What is the age of the oldest children? तो 5 चिल्ड्रन है। ठीक है, पहले का अगर x है, फर्स्ट फर्स्ट x है, फर्स्ट चाइल्ड x ईयर्स, 3 साल का इंटरवल पे होता है बोल रहा है। ठीक है ना, 3 साल का इंटरवल पे, तो जो सेकेंड वाला चाइल्ड है उसका एज क्या होगा? x + 3 ईयर्स। जो थर्ड चाइल्ड है उसका एज क्या होगा? x +3 + 3 ईयर्स ना। जो फोर्थ चाइल्ड है उसका एज क्या होगा? x +3 + 3 + 3 ईयर्स। जो फिफ्थ चाइल्ड होगा उसका एज क्या होगा? x +3 + 3 + 3 ईयर्स। 3 साल का गैप बोला है।
और इन सभी का जो सम है वो सम कितना बोल रहा है 50 ईयर्स। तो आप इन सभी को प्लस करेंगे तो एक्स 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 5 टाइम्स x प्लस 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 इक्वल टू हाउ मच 50 ईयर्स सम। दिस इज सम। तो ये इस तरफ 5x इज 50 माइनस 30, 5x हाउ मच 20, x हाउ मच 4। मतलब ये योंगेस्ट वन, सबसे छोटा वाला कितना था x था ना, तो सबसे छोटा जो चाइल्ड है दैट इज योंगेस्ट, उसका एज कितना है 4 ईयर्स। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट सबसे ज्यादा, तो ये है ना फिफ्थ चाइल्ड, तो सबसे ज्यादा क्या है x प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 12, राइट। तो x का वैल्यू कितना मिला 4, तो 4 प्लस 12 इट इज 16 ईयर्स द एज ऑफ ओल्डेस्ट child, ठीक है। 16 years is the age of oldest child, that is option D is the correct answer for this question. Next, let's go to next question. Determine the side of a polygon whose exterior and interior angle are in the ratio 1:5. So exterior is to interior is 1:5। इसका मतलब exterior कितना है 1x exterior, और ये 5x interior। तो एक बात समझ में आना चाहिए, किसी भी पॉलीगन में वन इंटीरियर वन इंटीरियर एंगल प्लस वन एक्सटीरियर एंगल हमेशा 180 लेके देता है हमें। कोई भी एक इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल को प्लस करेंगे तो 180, तो इसका मतलब 1x प्लस 5x एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इज 180, 6x 180 x इक्वल 30। इसका मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है वो 30 डिग्री, और जो इंटीरियर एंगल है वो 5 × 30 150 डिग्री। तो और एक बात, जो नंबर ऑफ साइड होता है, जो नंबर ऑफ साइड होता है उसको निकालने के लिए भी एक तरीका है, क्या लिखते हैं कि 360 डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। 360 डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल इज द फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड, अगर हमें एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू मालूम हुआ तो। फॉर दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ साइड, फॉर दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ साइड is given by 360 each extra angle x extra angle कितना है 30 डिग्री। तो if we divide there are 12 sides, ठीक है, there are 12 sides, there are 12 sides, okay। Let's go to next question. Which of the following statement is false? In a trapezium the diagonal bisect each other at right angle, false, ठीक है। ट्रेपेजियम में ऐसा कुछ नहीं होता। In a parallelogram opposite angles are equal, true, true। In a rectangle diagonal are equal, true। In a rhombus diagonal bisect each other, true। Which one is false? Option A. This is the false statement, this is the false statement, okay। Next, find the length of the diagonal of a rectangular side at the rectangle side 12, this is the length, and 5, this is the breadth, and this is diagonal। और रेक्टेंगल का डायगोनल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। लेंथ इज 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 144 plus 25, that is 169, and that is 13। The answer is 13, ठीक है। ये डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला है। अगर इसका पेरीमीटर पूछता, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल का, ये सब फॉर्मूला आपको मालूम होने चाहिए, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर एरिया पूछता तो हम लोग क्या लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये सब फॉर्मूला भी
इससे भी क्वेश्चन बन सकता था, यू शुड नो दिस वन आल्सो। These are the formulas. Let's go to next question. For any two rational number a and b, a to the power 5 into b to the power 5 is equal to like a to the power 5, this is power symbol, ठीक है, this one is power, कंफ्यूज नहीं होना है। a to the power 5 b to the power 5, अगर पावर सेम होता है तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, बेस को। जैसे a to the power 5 में ये क्या है, बेस, और 5 क्या है, पावर। there is a formula a to the power m into b to the power m, अगर पावर सेम हुआ, बेस का बीच में मल्टीप्लाई है, तो बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को एक ही बार लिखते हैं। जैसे यहाँ पे a इंटू बी टू द पावर हाउ मच, 5, विच इज द ऑप्शन, a इंटू बी टू द पावर 5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर डायरेक्टली by this formula. Let's go to next question. If the cost price of 18 mangoes is same as the selling price of 16 mangoes, then the gain percent, क्या मतलब है, 18 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस अगर x लेते हैं, तो x क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोज, राइट। 18 मैंगोज का सीपी x, तो एक मैंगो का कितना हो जाएगा, x बाय 18, क्या, कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली एक मैंगो का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 16 मैंगो का x, तो एक मैंगो का x बाय 16, तो प्रॉफिट कितना हुआ, एसपी, प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट परसेंट क्या था, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%, है कि नहीं, इंटू 100%। तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट, पहले तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट क्या था फिर, एसपी माइनस सीपी नंबर, तो एक्स बाई 16 इज द एसपी माइनस एक्स बाई 18 इज द सीपी। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 और 18 का, दोनों 2 से, 8 9 72, 72 इंटू 2 144, तो 9 टाइम्स 9 इंटू एक्स, 9x माइनस कितना हो जाएगा, 18, 8 द 18 8 8 इंटू 8x, तो प्रॉफिट इज x बाय 144। सो प्रॉफिट परसेंट क्या था, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो प्रॉफिट इज x बाय 144 इंटू by cost price. What is the cost price of one mangoes, x by 18 into 100%, x cancel, तो क्या हो जाएगा, 18 by 144 into 100%, 18, how many times, 8 times 100 by 8, 12.5% is the profit percent, ठीक है। ऑप्शन बी is the correct answer for this question. Let's go to next question. A person sells an article for 550 gaining 1/10 of his cost price, ठीक है, gaining, देखिए सेलिंग प्राइस क्या होता है, बेसिकली कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है कि नहीं, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो ये सेलिंग प्राइस है 550, तो कॉस्ट प्राइस प्लस गेनिंग 1/10 ऑफ इस कॉस्ट प्राइस, मतलब क्या, 1/10 इंटू कॉस्ट प्राइस, तो 550 एलसीएम ले लेंगे, तो 10 इंटू पी प्लस 1 इंटू पी, 11 इंटू सी पी बाई 10, तो अल्टीमेटली सी पी इज हाउ मच, 550, 10 ऊपर 100, 11 नीचे, into 10 by 11, that is 500. तो CP is 500, SP is 550। हमें क्या निकालने के लिए बोला, गेन परसेंट, तो गेन कितना हुआ, 50, तो गेन परसेंट 50, प्रॉफिट बाय, अभी अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, दिस वन इज द, अभी के लिए चलिए गेन, तो गेन परसेंट क्या होगा, इस, अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, प्रॉफिट इज 50, CP is 500 into 100%,
000005 10. Answer is 10%. Option D is the correct answer for this question. Okay, let's go to next question. क्या लिखा हुआ द हाउस रेंट पर मंथ इज बेस्ड ऑन पाई चार्ट ऑन a monthly income of 33,600. What is the house total income कितना बोला? 33,650. यहाँ पे हाउस रेंट यू कैन क्लियरली सी हाउ मच 18%. हाउस रेंट कितना? हाउस रेंट 18%. ठीक है, तो इसका मतलब क्या बन रहा है फिर? ये जो हाउस रेंट कितना है फिर? हाउस रेंट 18% ऑफ सैलरी. 18/100% को क्या फ्रैक्शन में सैलरी कितना है? 33,650. एक जीरो एक जीरो कैंसिल. 5 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम. 5 से कैंसिल करेंगे तो 6 7 3. 2 से 9 टाइम तो क्या मिल रहा है? 9 × 6 7 3. क्या हो जाएगा? 7 27 2 63 2 65 6 54 6 59 59 57 60 27 2 63 6 54. Oh sorry, 6057. 6057 is the rent. Is the rent. ठीक है, let's go to next question. If the LCM of two co-prime number is 117, what is the sum of square of the number? Co-prime number क्या होता है कि ऐसा co-prime number क्या होता है कि जिसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए. तो हमें ऐसा दो नंबर चाहिए. ऐसा दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 117 मिलता है और उन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा. तो 117 कैसे मिलता है? आप अगर देखेंगे 13 × 9 हाउ मच? 117 है कि नहीं? और 13 और 9 ये दोनों को प्राइम नंबर है. हमें क्या बोला? व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर? तो नंबर क्या क्या को प्राइम नंबर कौन कौन है? 13 एंड 9. उन दोनों का सम ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है. दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर? एक तो 13 स्क्वायर, एक तो 9 स्क्वायर. 13 का स्क्वायर हाउ मच? 169. 9 स्क्वायर हाउ मच? 81. क्या हो जाएगा? 0 5 250. 250. ठीक है, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Three numbers are in ratio 2:3:4. HCF is 20. LCM. तो रेशियो रिलेटेड हमने ऑलरेडी इस सीरीज में एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे अगर रेशियो 2:3:4 है तो नंबर क्या हो जाएगा? 2x 3x एंड 4x. राइट. और इस टाइप का नंबर में जैसे 2x इज 2 × x, 3x इज 3 × x एंड 4x इज 4 × x. इस टाइप का नंबर का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा हम लोग एक्स मान के चलते हैं और जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? एक्स इंटू एलसीएम ऑफ नंबर्स. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2x 3x 4x में जो कॉमन कौन है और एचसीएफ कौन होता है हमेशा? एचसीएफ इज एक्स. और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 20. तो एक्स का वैल्यू कितना हुआ? 20. और एलसीएम का फॉर्मूला क्या है? एक्स इंटू एलसीएम ऑफ numbers. What are the numbers? 2x numbers 2 3 and 4. 2 3 and 4. तो 2 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 3 2. एलसीएम कितना? 12. राइट. इन सभी को मल्टीप्लाई करने से कितना? 12. तो इन दैट केस अभी x का वैल्यू क्या मिला? 20. और इन तीनों का एलसीएम कितना मिल रहा है? 12. तो 12 × 20 हाउ मच? 240 विद द एलसीएम ऑफ द गिवन
numbers in the question. Answer is 140. Okay. So this is about खत्म हो गया ना? Continue करेंगे.